माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सुख त्याग कर जीते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चों से बड़ा और कोई नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर कोई दाम्पत्य इस सुख से वंचित रह जाए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पर। WHO की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हर 6 में से एक व्यक्ति पर इनफर्टिलिटी का खतरा मंडरा रहा है। ISAR की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 14% इंडियन कपल्स आर करंटली इनफर्टाइल। क्या होती है इनफर्टिलिटी? कैसे हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं? कैसे हम एक माँ की खोई हुई उम्मीद को वापस जगा सकते हैं? आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ होलिस्टिक मेडिकेयर के चीफ फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर RK तुली जी, जिन्हें फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन भी कहा जाता है। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं RK सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, वैसे तो इनफर्टिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिम्टम है। किसी को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इससे बड़ा सिम्टम कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्या इनिशियली मेल या फीमेल में कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आगे चलकर इन्हें इस समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है? और सर, नॉर्मल फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी, इसमें कैसे डिफरेंस पता करें? फर्टिलिटी तो हमारी एक प्राकृतिक देन है। तो इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, बच्चा ना पैदा कर पाना। उसके लिए ये माना जाता है कि कोई भी नव दंपति 1 साल तक आपस में इकट्ठे रह के अपना नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैं इस शब्द को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कहूँगा, मैं इसको लव मेकिंग कहना चाहूँगा, उसके बावजूद अगर उनको औलाद नहीं हो पाती तो उनको ये कहा जाता है कि आपको कुछ व्यवस्था की सहायता की ज़रूरत है, तो उनको इनफर्टाइल कह दिया जाता है। अब फर्टिलिटी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए दोनों नव दंपति दोनों की स्वस्थ होने की आवश्यकता है। तो जैसे विशेषकर मेल जो है, उनके जो कीटाणु हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो हेल्दी हों, उनकी मात्रा स्वस्थ हो और वो मोटाइल हो। इसी प्रकार जो औरत है, उसका जो अंडकोश है वो भी स्वस्थ हो और समय से बने, ताकि उसकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, उसका एक इंडेक्स होता है कि उनकी सेहत में उनके जो हार्मोनल सिस्टम है वो रेगुलर चल रहा है। तो ये तो इसकी बेसिक ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि आज कल के ज़माने में सबसे बड़ी वजह जो बांझपन की या इनएबिलिटी टू प्रोक्रिएट जिसको कहा जाता है, मेरी समझ से वो है कि आजकल की ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो स्ट्रेस टेंशन की लाइफ है, और कहते हैं कि इसके कई वजह हैं। एक वजह है कि कुछ आजकल शादी लेट होती हैं, या उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, और या किसी प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर्स इत्यादि हों। तो पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम और आकर्षण हो, और जिस प्रकार एक नर और मादा को इकट्ठा रख दिया जाए तो वो ज़रूरी नहीं कि आपस में प्रेम संभोग करेंगे। इसी प्रकार अगर हमारा स्पर्म और ओवम भी नॉर्मल है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जाके आपस में उसका कंजुगेशन होगा या यूनियन होगी, कि उसके अंदर एक एनर्जी चाहिए, एक प्रेम शक्ति है, उसका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें कमी अगर किसी को 1 साल की रेगुलर नॉर्मल हेल्दी नेचुरल सेक्स इंटरकोर्स लाइफ के बावजूद भी औलाद पैदा नहीं हो पाती तो उसको इनफर्टाइल समझा जाता है। उसके लिए फिर हमें उसके विशेष कारणों में जाना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले नेचुरली दोनों की अपनी अपनी जगह
दोनों की स्वास्थ्य सही होना चाहिए। तो दोनों का चेकअप होना चाहिए। इस प्रकार की जैसे मेल में विशेषकर उसके जो स्पर्म हैं, स्पर्म का जैसे मैंने बताया उसका काउंट सफिशेंट हो, उसकी सेहत अच्छी हो, उनकी मोटिलिटी अच्छी हो और औरत का अंडकोश भी अच्छा हो। तो उसके लिए जो हमारी नॉर्मल कहते हैं कि जो हमारी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ पे कि हमारे सारे इमोशंस प्रोसेस होके वहाँ से हमारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से ओवरीज तक उसका संदेश जाता है और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो भी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जितने हार्मोन्स के कम्बिनेशन से हर महीने जैसे मेंस्ट्रुएशन होती है, तो मेंस्ट्रुएशन का क्या कि हर महीने जो यूट्रस है, जो गर्भकोश है, उसके अंदर एक वो उसको प्रोसेस होता है, उसके अंदर तैयारी होती है और वो प्राकृतिक अवस्था है कि उसके वो इंतज़ार करती है कि मेरे अंदर हेल्दी स्पर्म आए और जो मेरा अंडकोश है वो भी आए और दोनों का मिलन से जो गर्भ है उसमें वो आके समा जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है जो एक तो अंडकोश का सही से बनना, फिर उसका जो जैसे ये दोनों तरफ मेरी ओवरीज होती हैं, वहाँ से फिर एक फेलोपियन ट्यूब्स जाके यूट्रस के अंदर खुलती हैं। तो ये जो मार्ग है फेलोपियन ट्यूब्स का वो क्लियर होना चाहिए ताकि अंडकोश बनेगा और फेलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से मेरे गर्भ में यूट्रस में आएगा और उसका नीचे जो सर्विक्स है तो वहाँ से इंटरकोर्स के माध्यम से स्पर्म्स रिलीज होते हैं। हर रिलीज में there are millions of sperms which are released, but only one of them which is active and motile reaches and goes and connects with the waiting ovum or the अंडकोश, and once that union happens then this gets embedded in the uterus which is already prepared and waiting to receive this, और फिर वहाँ से automatically this is nature's intelligence, वो साइकिल शुरू हो जाती है। वो दो सेल्स का एक सेल बन जाता है, फिर वहाँ से शुरू होता है प्रोसेस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 इन ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एंड दिस हैज़ ऑल द इंटेलिजेंस ऑफ द नेचर टू नो दैट फ्रॉम दिस वन सेल हाउ ग्रेजुअली ए baby is formed. It starts growing in the mother's womb and then it reaches a level in about 40 weeks of pregnancy that when the child is grown up fully and is in a stage that the nature decides to expel it to the outside world to start living a life independent. सर, जैसे आपने इनफर्टिलिटी को इमोशंस से जोड़ के तो बताया कि इमोशनली अटैच नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि कुछ और विशेष कारण भी होते हैं। तो यहाँ पे सर चाहूँगी कि मेन और वुमेन दोनों के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप अलग अलग बताइए कि विमेन में क्यों होता है और मेन में क्यों होती है ये इनफर्टिलिटी की। दोनों का बैलेंस तो ज़रूरी है। अब पहले तो हम मेल इनफर्टिलिटी की मेन वजह है, सिंगल वजह है कि उसके जो स्पर्म्स हैं जैसे मैंने बताया वो पूरी तादाद में नहीं है, उनकी कमी है, या वो हेल्दी उतने ज़्यादा नहीं है, और हेल्दी नहीं तो वो उतने मोटाइल नहीं, यानी कि उनकी जो एनाटॉमी है और उनकी जो मूवमेंट है वो एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। और इसी प्रकार मादा में जो हमारे सिग्नल जैसे मैंने बताया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तो वहाँ से हमारी सोच, हमारे इमोशंस डिटरमिन करते हैं कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भिन्न डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा, एक अच्छा म्यूज़िक, तो उनका आपस में एक अच्छा ट्यूनिंग होनी चाहिए, और वहाँ से फिर मेरे ओवरी स्वस्थ हो, मेरी ओवरी में जो नॉर्मल नेचुरल साइकिल से जो अंड बनते हैं वो स्वस्थ बने, उसके साथ फिर मेरी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं जहाँ से वो जाके मेरी यूट्रस गर्भ में जाते हैं वो सारा रास्ता
स्वस्थ साफ हो, कि उसके अंदर प्राकृतिक जो मोटिलिटी है जो उसको अंड को वहाँ तक पहुँचाती है, और गर्भ के अंदर। और इसी प्रकार जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना से होते सर्विक्स से होते हुए, सर्विस जो कि जो हमारी यूट्रस है उसका माउथ है, तो उसमें से जाके और वहाँ पे इनका मिलाप होगा। और फिर जो मेरी यूट्रस है उसकी जो वॉल है जो कि पहले ही बन चुकी है वो स्वस्थ है, तो वो वहाँ पे जाके स्थापित हो जाएगा। और ये क्रिया जैसे एक नेचुरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी स्टेज के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ होगी या रुकावट होगी तो उसके अंदर इस समीक्षा में हमें समस्या पैदा होगी। तो जैसे बहुत कॉमन है कि अगर फीमेल के हार्मोन्स स्वस्थ नहीं है, कि उसको उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ही स्वस्थ नहीं है, कि जैसे हम मेनोरिया यानी कि उनको मेंस्ट्रुअल होती नहीं है, या ओलिगोमेनोरिया मेंस्ट्रुएशन होती है मगर बहुत कम, बहुत कमज़ोर, रेगुलर नहीं होती है, या तो बहुत कम दिनों में होती है या बहुत ज़्यादा दिनों में होती है, उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ब्लीडिंग है, वो पर्याप्त नहीं होती है। तो ये सब दर्शाते हैं कि इसकी जो हार्मोन्स हैं उसके अंदर डेफिशिएंसी है। एक बहुत कॉमन अगर मैं शब्द यूज़ करूं, डिजीज़ जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसके तहत हमारे जो हार्मोन्स है वो ठीक नहीं होते, तो उनकी जो मेंसेस है वो ठीक नहीं हो पाती, मेंसेस ठीक नहीं हो पाती, बल्कि उनके अंदर थोड़े मेल हार्मोन्स जो कि हर मादा में मेल हार्मोन और हर नर में थोड़ा फीमेल हार्मोन भी होते हैं, तो उसका बैलेंस बिगड़ने से उनके अंदर अगर मेल हार्मोन्स की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो उनको मोटापे की अक्सर शिकायत होने लगती है, और उनके अंदर चेहरे के ऊपर अननेचुरल बाल आने लग जाते हैं, या उनकी आवाज़ भारी होने लग जाती है, या उनको पिंपल्स इत्यादि होने। बल्कि एज ए ट्रेन्ड फिजिशियन हम तो दूर से ऐसी जब कोई लेडी आती है तो हमारी स्पॉट डायग्नोसिस हो जाती है कि इस लड़की को तो पीसीओडी है। हाँ, तो इस प्रकार दूसरे जो हार्मोन्स हैं, विशेषकर थायराइड ग्लैंड जो है उसका स्वस्थ होना, तो ये जितने ग्लैंड्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं, उनका आपस में एक जैसे म्यूजिकल एक लाइक ए ऑर्केस्ट्रा, एक सुरीला आपस में एक ट्यूनिंग होनी चाहिए। तो अब जहाँ पे कमी होती है उसको फिर प्राकृतिक साधनों से, एज ए होलिस्टिक चिकित्सक आई एम डेडिकेटेड टू रिस्टोर हेल्थ बाय नेचुरल पॉजिटिव मीन्स, by the drug-free modalities, what we say officially recognized आयुष और ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ हेल्थ, जिसमें कोई दवाई के इस्तेमाल नहीं, क्योंकि कोई भी दवाई है कितनी भी अच्छी है वो कुछ ना कुछ उसमें कमी, साइड इफ़ेक्ट या नुकसान होने का खतरा बना रहता है। तो बाकी अक्सर क्योंकि लोग, हमारा पहला रुझाव हॉस्पिटल्स में, हर हॉस्पिटल में एक फर्टिलिटी सेंटर रहता है, तो ठीक है जिनको वहाँ से उपलब्धि अपनी हो जाती है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि कौन कृत्रिम माध्यम से अपना बच्चा चाहेगा, क्यों नहीं कि हम प्रकृति की ओर जाएं। सो बैक टू नेचर, वी शुड गो एंड टैप द नेचर एंड लुक फॉर ए फिजिशियन हु प्रमोट्स दी, आपके अंदर कुछ कमी हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, बीमारी पैदा हो गई है, तो ये सब सुलझाया जा सकता है बाय रिस्टोरिंग दी harmony between the human being and the all pervading, all knowing nature, the nature's intelligence। आप उसको अपने अंदर वो संतुलन वापस ला सकते हैं और कोई भी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, और इससे धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक संतान से तो अच्छी कोई संतान नहीं। और बाकी हमें मालूम नहीं कि आज दुनिया में जितना दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है उतना उसके दोष भी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि आजकल हर स्कूल में माना जा रहा है 10%
बच्चे लगभग जिनको चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड्स कहा जाता है, ये आज से 20-25 साल पहले ऐसी समस्या नहीं थी, बहुत रेयर होता था, पर ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इसका हमारी लाइफ में, खान पीन में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी सोच में, हमारी दवाओं में जितना कृत्रिम इंटरवेंशन होती जाएगी उतनी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो सर जैसे इनफर्टिलिटी में जो आपने समस्या मेल और विमेन में बताई, वो भी क्या हमारे खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से ही है? बिल्कुल इफेक्ट होती है, क्योंकि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ द नेचर, मुझे तो प्रकृति ने बनाया है और मैं प्रकृति से हटके दूर जा रहा हूँ और आप लोगों को बैक टू नेचर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि सुख तो नेचर में ही है, क्योंकि ये शरीर, ये सिस्टम प्राकृतिक ने बनाया है। तो उसमें जितनी भी आज की, चाहे हमारे वातावरण में प्रदूषण है, हमारे खान पान में प्रदूषण है, सबसे बड़ी प्रदूषण है हमारी मानसिक प्रदूषण। जैसे हम योग जब प्रचार करते हैं तो योग है अष्टांग। योग का पहला कदम है यम, नियम, फिर प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, तो वो बाद में आते हैं। तो सबसे पहले प्रदूषण आज इंसान का मानसिक जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हवा, पानी, भोजन, धरती, तो ये भी तो हमारे इसी मानसिक प्रदूषण ने ही तो खराब किया है ना, और फिर हम उन्हीं उपायों की तरफ भागते हैं। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपने आने वाली जनरेशन्स के प्रति, कि हम इस सोच को सुधारें और अपने प्लेनेट को सुधारें। जितनी गड़बड़ होगी उतनी फिर स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, फिर आजकल के नवदंपति, हर किसी को अपनी जॉब ज़्यादा प्यारी है, अपने पैसा अपनी जान से, अपने परिवार से ज़्यादा प्यारा है, तो वो अपनी शादी लेट होती है, क्योंकि एक जो गर्भ की एज है वो जैसे 25-30 के पार करने लगती है, तो क्योंकि हेल्थ घटन पे आ जाती है और तब तक उनको अपना कैरियर बनाना है, और लेट मैरिजेस वन ऑफ दिस। और उसके बाद भी बहुत सारे आजकल नव दंपति है, मुझे दुख होता है ये सुन के, वो कहते हैं अच्छा हमारा जो वीर्य है या अंडकोश है इसको प्रिजर्व कर दो, और आजकल उसके प्रिजर्वेशन सेंटर्स बन गए हैं। तो जब हमें जब फुर्सत होगी तब हम, जब बच्चे की इच्छा करेंगे तो तब हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो अब ऐसी समाज की सोच है, लोगों को अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने सुख के लिए क्या चाहिए, उसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रायोरिटी गलत हो जाएगी तो फिर सब कुछ बिगड़ता ही जाएगा। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ जीवन का सुख पाने के लिए उसको सही मार्ग पे चलना, और जितना हम अपनी प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति का हमारा सोच होगी, हमारा भोजन होगा, हमारा खान पीन होगा, हमारा लाइफस्टाइल होगा, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और औलाद होना तो एक, और शायद सारी प्रकृति में ये बांझपन का कष्ट सिर्फ इंसान को ही है, क्योंकि इंसान ने ही इस प्रकृति का नुकसान किया है, उसी को सबसे ज़्यादा भोगना पड़ता है। उसके साथ हाँ, जो इमीडिएट कांटेक्ट में जो उनके पेट्स, पशु पक्षी, उनको भी सफ़र करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आजकल लोगों के पेट्स में भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अस। वो हमारे साथ रह के हमारी जब चाल चलने लगते हैं तो उनको भी वही कष्ट भोगने पड़ते हैं जो इंसान भोग रहे हैं। तो सर इनफर्टिलिटी पर आपने इतने विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं, इसके कारण भी आपने बताया, क्यों होता है मेल्स में, विमेंस में, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो आगे सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यही पूछना चाहूँगी कि जो आप बात कर रहे हैं बार बार कि प्रकृति से खुद को जोड़ना है, खुद को बैक टू नेचर, जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है, आपने तो लीड ली है बैक टू नेचर जी। पहले हम नेचर से जुदा क्यों हूँ, हमें नेचर में ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं नेचर का प्रोडक्ट हूँ। ये जो मेरा आने वाले बालक जिसकी मैं अभिलाषा, वो भी तो नेचर ही मुझे देगी, उसकी जितनी ग्रोथ है वो भी तो नेचर ही करेगी। तो उसको शुरू से हम गलत रास्ते पे क्यों डालें?
जी, तो सर क्या-क्या लाइफ़स्टाइल हमारी रहनी चाहिए? क्या खान-पान हमारा होना चाहिए? वेरी सिंपल। फर्स्ट पहले कहते हैं, जैसे हमने कहा पहला सुख निरोग। व्हाट इज़ निरोग काया? निरोग काया में सबसे बड़ी पहली चीज़ है जो मैं बार बार हर जगह बोलता हूँ जाके, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ईच वन ऑफ अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उससे क्या है, जैसे प्रकृति है, नेचर है, नेचर में सनराइज होता है, सनसेट होता है। आप देखते हैं जैसे सनसेट होता है तो कहीं आप अगर बाग बगीचे के पास कहीं रहते हैं तो आप देखिए एकदम पंछियों की एकदम चहचहाट होगी कि वो सब लोग अपने इकट्ठे आके घर में, अब उनका फैमिली टाइम हो गया और थोड़ी देर में उनकी वो शांत हो जाते हैं, यानी कि वो सब सो जाते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार जैसे दिन ढले अपने घर वापस आ जाएं, अपना खान पीन ख़त्म करके, अपना फैमिली टाइम शेयर करके और जल्दी सो जाएं, अर्ली टू बेड। इसी प्रकार जब आप सुबह भोर होती है उस समय फिर आप कहीं देखिए पेड़ों के पास पंछियों की चहचहाट, वो पूरी रात की नींद सुख चैन से सो के और सुबह उनके एक चहक, एक वातावरण गुंजित हो जाता है। कभी देखा आपने? जी सर। है ना, आजकल के बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मीन्स यहाँ से शुरुआत होती है, आज के दिन की शुरुआत हो रही है। तो आप उसके लिए थोड़ा अपना टॉयलेट इत्यादि करके आप थोड़ा अपना पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करना मतलब इस इंसान को, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ उसका संतुलन रखें, उसकी अवेयरनेस में रहें, ताकि ये जो जीवात्मा, लिमिटेड आत्मा, जो नेचर्स इंटेलिजेंस मेरे अंदर है, वो परम के साथ जब हम योग करते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर भरपूर, हमारी को फ्रेश चार्ज, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। उसके साथ साथ फिर हम थोड़ा शारीरिक जो भी हैं यौगिक क्रिया हैं, जैसे अष्टांग योग, हमने कहा आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, धारण करें। और फिर जो खान पीन है तो वो भी कहा गया कि जो 3 बार खाए वो रोगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 1 बार खाए वो योगी। क्योंकि हम अक्सर आज एक मोटापा भी एक बांझपन की बहुत बड़ी समस्या है। तो और दुनिया भर में मोटापा की दर बढ़ती जा रही है, क्योंकि रॉन्ग खाना पीना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना, लालच में रहना, तो उससे हमारी सेहत खराब होती है। और फिर हम उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ ये जो फास्ट फूड उसको हम कहते जंक फूड है, और बड़ी खुशी से हम उसके खूब पैसे खर्च के उसको हम खरीदते हैं। तो खाना, जैसे जो हमारे भारतीय खाना है, घर का खाना है, माँ का रसोई का खाना है, उससे बढ़िया खाना आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये भी माना गया है कि जो लोग घर का खाना खाते हैं उनको समस्याएं कम होती हैं। तो जहाँ तक हो सके सरल खाना खाएं। जब खाना खाएं तो उसको अच्छे से शुक्रान में रहें, भोजन का भी शुक्रान करके, और फिर उसको खाने को जितनी देर तक हम उसका स्वाद लेंगे, मुंह में लेंगे, उतना अच्छा। और एक एक करके, एक समय पे एक अनाज लें, एक सब्जी लें, एक प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी खाने से शरीर कंफ्यूज हो जाता है, उसको उतना उनको प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। और तो वो खाना फिर आप खाएंगे तो अब आपको अच्छे से हजम होगा। कहते हैं भर पेट खाना ना खाया जाए, थोड़ा सा, एक 2/3 या 3/4 थोड़ा खाना खाएं, थोड़ा सा, क्योंकि दुनिया में सब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, हर कोई ज़्यादा खा रहा है। तो उसको थोड़ा हम संतुलन रखें, और उसके साथ फिर प्राकृतिक हमारा भोजन अच्छे से हजम होगा, उसकी हमें पूरी ताकत मिलेगी। और हमें इधर उधर फिर ये कृत्रिम ये जो विटामिन्स और ये वो सप्लीमेंट्स दिस एंड दैट, उनकी दौड़ में नहीं। तो हम एक संतुलित खाना खाएं जिसमें सभी चीज़ों का एक संतुलन बना रहे, और फिर हमारा पेट भी साफ रहेगा और हमारी जीवन शैली स्वस्थ रहेगी।
इसके साथ हम अपनी जो भी लाइफस्टाइल है उसमें हम अवेयर रहें। मैं हूँ कौन? मैं हूँ एक आत्मा। मुझे इस जीवन में समाज की सेवा के लिए उतारा गया है। मैं जब दूसरों की सेवा अच्छे से करूँगा तो मेरा लाभ अनिवार्य है, अपने आप मेरा फायदा होगा। तो जिसको कहते हैं कर्म योग, तो ऐसा मैं कर्म करूं कि इससे मेरे माध्यम से सबका भला हो। तो सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। और ये मैं कहूँ नहीं मैं ही सबको लूट लूँ और अपने आप भर लूँ, तो मैं भी उसको भी नहीं संभाल पाऊँगा और सारे समाज मेरे। तो इट्स लाइक ए सिंपल लाइफस्टाइल। फिर उसमें हम जैसे खाना खाएं, उसमें फल इत्यादि भी लें, और जैसे एक्सरसाइज करें। और दिन भर मैं हर अपने पेशेंट्स को ये याद करवाता हूँ, देखिए आपका ये जीवन शुरू हुआ पहले सांस से, और ये जीवन तब तक चलेगा जब तक आपका सांस है। जब आपका सांस फेल हो जाएगा तो कोई हॉस्पिटल का वेंटिलेटर, आईसीयू सब फेल हो जाएंगे, कोई दुनिया की दवाई उस समय काम नहीं करेगी। तो ये जो जीवन का सफ़र है ये मेरे सांस का सफ़र है। मैं एक प्राणी हूँ, तो प्राण मेरे सांस से मेरे सारे शरीर के अंगों को सिंचित करता है, और वो एनर्जी मेरे आखिरी सेल तक, हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है और उसको वो एक्टिव रखती है और वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो मैं अपने सांस में रहूं, ध्यान में रहूं। किस चीज़ का ध्यान? कि मैं एक प्राणी हूं और ये प्राण मेरा सांस है। तो जितना अच्छा मेरा सांस होगा, और इससे मेरी मानसिक संतुलन भी बड़ा अच्छा बना रहेगा। मैं शांत रहूँगा। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, है ना। तो मुझे उस शांति के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। मैं तो सब चारों तरफ आजकल जिसको देखो वो अशांति में भाग रहा है। तो आपको शायद लगे कि मैंने आज के लिए खूब ढेर सारा माल इकट्ठा कर लिया, मगर अल्टीमेटली यू विल बी ए लूज़र। सो टू बी ए कहते लंबी दौड़ का घोड़ा होने के लिए कि आप 100 साल का जीवन स्वस्थ, सुख, अपना ही नहीं अपने परिवार, अपनी 3-4 पीढ़ी सबको साथ लेके चलें, सबका आनंद लें, तो उससे ज़्यादा कि इल गॉटन मनी नेवर गिव्स यू एनी हैप्पीनेस। सो सिमिलरली एज ए medical practitioner, I am blessed that the divine has guided me on this path, that where even the best of medical practices fail, my own system, given a chance, can recover, can revive and bring out the best in me. और हमारे पास जो भी बांझपन के पेशेंट आते हैं सब ठीक हो जाते हैं। किसी को कोई दवाई नहीं देनी पड़ती। उसकी क्रिया है, उसको सुधारा जाए, संतुलित किया जाए, स्वस्थ किया जाए, तो मेरी प्रकृति जी। तो सर, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय ऑनर, आई एम ऑब्लाइज्ड टू पीएमसी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की इनफर्टिलिटी पर, यानी बांझपन पर। क्यों होती है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं आदि हमने इस कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करी, और साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे हम इनफर्टिलिटी की इस समस्या से निजात पा सकते हैं, कैसे हम एक मातृत्व सुख को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक दाम्पत्य के जीवन से वो खोई हुई उम्मीद वापस आ सकती है। तो आशा करती हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आप खुश रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जी